हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अलग हटके टॉपिक को करेंगे जिसे पंक्चुएशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, पंक्चुएशन का अर्थ होता है विराम चिन्हों को हम कहाँ कहाँ पे सही तरीके से लगाएं ताकि सेंटेंस का अर्थ सही तरीके से निकले। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इस उदाहरण को देखें पहले हम। योर फादर सेड, उसके बाद देखिए कॉमा लगा है, यानी हमको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है। योर फादर सेड और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ही इज अ फूल। तो फ्रेंड्स, इसका हिंदी में अनुवाद करें तो देखिए योर फादर सेड यानी आपके पिता ने कहा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में ही इज अ फूल, वह एक मूर्ख है। अब हम इस दूसरे सेंटेंस को देखें फ्रेंड, तो इसमें आप देखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा और जो फुल स्टॉप वगैरह जो लगे इनको हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखें तो योर फादर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, सेड ही उसने कहा, आपके पिता उसने कहा, और उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा में इज अ फूल, एक मूर्ख है। तो या आप हिंदी में अनुवाद निकालें तो इसका एक्चुअल अर्थ होगा कि उसने कहा कि आपके पिताजी मूर्ख हैं। जबकि यहाँ पहले सेंटेंस में आप देखें कि आपके पिता ने कहा कि वह एक मूर्ख है। अब सेंटेंस में आप देखें शब्द वही हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पंक्चुएशन को बदल दिया, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा ये जो लगे इनको हमने बदल दिया। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का अर्थ पूरी तरह से बदल गया। पहले सेंटेंस में आपके पिता ने कहा कि वह एक मूर्ख है, दूसरे सेंटेंस का अर्थ है कि उसने कहा कि आपके पिता मूर्ख है। तो जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है फ्रेंड्स। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पंक्चुएशन का कितना ज़्यादा महत्व होता है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कि कहाँ हमको कॉमा लगाना है, कहाँ पे हमको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इसी चीज़ को हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा यही टॉपिक है, पंक्चुएशन क्या होता है और इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे हमको सही तरीके से इसका प्रयोग करना। तो पंक्चुएशन का अर्थ है भाषा में वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये विराम चिन्ह उन स्थानों को बताते हैं जहां पढ़ने वाले को थोड़ा या अधिक समय तक रुकना रहता है। इन विराम चिन्हों से पढ़ने वाले को ये पता लगता है कि उसको वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना है या थोड़ा अधिक समय तक रुकना है। इन विराम चिन्हों के प्रयोग को ही हम पंक्चुएशन कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं पंक्चुएशन में क्या क्या चीजों का प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमा। ये आपने देखा होगा, कॉमा इस तरह का एक चिन्ह हम यूज करते हैं। हिंदी में इसको अल्प विराम कहा जाता है। अल्प विराम हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं, इसका मतलब है ऐसा चिन्ह जिसको देख करके पढ़ने वाले को वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। कॉमा जो है सबसे छोटा विराम कहलाता है। अब इसका हम प्रयोग देखते हैं कि प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो फ्रेंड, पहला प्रयोग देखें इसका, फॉर सेपरेटिंग सेम पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स, यानी कि एक जैसे एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखें तो राम, फिर कॉमा, मोहन, फिर कॉमा, हरि एंड श्याम आर गुड बॉयज। तो यहाँ आप देखें तो राम, मोहन, हरि ये नाउन है, सारे के सारे ये सारे प्रॉपर नाउन है। इसलिए इनको अलग अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ पे राम के बाद कॉमा लगाया, फिर मोहन के बाद कॉमा लगाया, और हरि के बाद इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके बाद एंड लिखा है। तो एंड लिखा है इसलिए हमको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के जो शब्द रहते हैं इन्हें अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट उदाहरण देखें फ्रेंड, तो इट वॉज अ लॉन्ग डल एंड टायर्डसम जर्नी। यहाँ पे लॉन्ग और डल ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं और इनको अलग करने के लिए हमने लॉन्ग के बाद कॉमा का प्रयोग किया है। ही राइट्स नीटली, क्विकली एंड करेक्टली, ये तीनों ही एडवर्ब हैं फ्रेंड्स। तो नीटली और क्विकली को अलग अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ नीटली के बाद कॉमा का प्रयोग किया है।
ये सही पंक्चुएशन कहलाता है। तो कॉमा का प्रयोग हम करते हैं एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए। सेकेंड नंबर देखें फिर फ्रेंड्स, तो फॉर सेपरेटिंग टू वर्ड्स विच आर कनेक्टेड विद एंड से जुड़े हुए दो शब्दों को अलग अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें तो रिच एंड पुअर, ये एंड से जुड़ा है, अमीर और गरीब। हाई एंड लो, ऊंचे और नीच व्यक्ति। ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और नौजवान। हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर सुभाष चंद्र बोस, यानी अमीर हो चाहे गरीब हो, ऊंचे लोग हों या नीचे लोग हों, बूढ़े हों चाहे नौजवान हो, सभी के दिल में सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत आदर था। तो यहाँ एंड से जुड़े हुए एक जैसे जो शब्द हैं, इनको अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ रिच एंड पुअर के बाद, हाई एंड लो के बाद और ओल्ड एंड यंग, इन सब के बाद हमने यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया है। तो ये भी इस तरह से भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर देखें फ्रेंड, तो ही इज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट, वह मेहनती और आज्ञाकारी। सिंसियर एंड ऑनेस्ट, गंभीर और ईमानदार है। तो यहाँ एक तरह से जोड़े बनाए गए एंड से जोड़ करके। इन दोनों जोड़ों को अलग करने के लिए हमने यहाँ पे बीच में ओबीडियंट के बाद कॉमा का प्रयोग किया है। तो ये सही पंक्चुएशन कहलाएगा, क्योंकि अगर ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस को हम ग्रामेटिकली गलत मानेंगे। थर्ड नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो जब हम किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसे संबोधित करने के लिए करते हैं, तो उस नाम को बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए हम उसके बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे उदाहरण देखें आप, तो जैनी फिर कॉमा सिट डाउन। तो यहाँ जैनी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो ये बताने के लिए कॉमा लगाया गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जैनी सिट डाउन, मिस्टर वर्मा कम इनसाइड। तो यहाँ मिस्टर वर्मा जैसे मैंने बोला और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए रुका, तो ये रुकना है, ये बताने के लिए उस पढ़ने वाले व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे रुकना है। ये बताने के लिए यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, बाकी के सेंटेंसेस प्रॉपर नाउन को अलग करने के लिए। फोर्थ नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो नाउन इन एपोजिशन जो होता है, यानी जब किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप देखिए फ्रेंड, तो मिल्टन के बाद जो हमने लिखा है द ग्रेट इंग्लिश पोइट, मिल्टन जो कि एक महान अंग्रेजी के कवि थे, वाज ब्लाइंड। तो यहाँ मिल्टन जो नाउन है, इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है इसके बाद, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देने को हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो मिल्टन के बाद जो कॉमा लगाया गया, जब नाउन इन एपोजिशन लिखा जाता है तो इसके बाद हमेशा कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे जब खत्म हो रहा है तो यहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया। तो ये सही तरीका है लिखने का। तो मिल्टन महान अंग्रेज कवि, वाज ब्लाइंड, अंधे थे। इसी तरह से धीरज द मैनेजर हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 days। तो एक्चुअल में हम ये कह रहे हैं धीरज हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 days। धीरज 3 दिन से अनुपस्थित था। अब धीरज कौन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं द मैनेजर, जो कि मैनेजर है। तो यहाँ आप देखें धीरज के बाद भी कॉमा लगाया और यहाँ द मैनेजर इसके बाद भी कॉमा लगाया। ये लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। फिफ्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, तो किसी शब्द समूह के स्वतंत्र प्रयोग के बाद, जब किसी शब्द समूह का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, द वर्क डन वी लेफ्ट। यहाँ पे हमने द वर्क डन, ये एक स्वतंत्र समूह है, ये जब खत्म हो गया तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, यानी काम खत्म करके हम चले गए। द बॉय बीइंग इल, लड़के के बीमार होने के कारण। आई आस्क्ड हिम टू गो होम, मैंने उससे कहा घर चले जाने के लिए। तो यहाँ जब एक सेंटेंस का एक स्वतंत्र समूह जो ये खत्म हो गया तो इसके बाद फिर हमने एक कॉमा लगाया ताकि ये दोनों क्लॉज को अलग अलग पढ़ा जाए। 6 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो पार्टिसिपल का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस पार्टिसिपल को बाकी के सेंटेंस से अलग दिखाने के लिए उसके बाद कॉमा लगाया जाता है।
जैसे उदाहरण देखते हैं, टर्निंग लेफ्ट ही वेंट टुवर्ड्स द क्वीन। अब देखिए टर्निंग लेफ्ट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ प्रयोग किया गया, तो इसे अलग दिखाने के लिए बाकी के क्लॉज से यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, यानी कि बाएं मुड़ करके वह रानी की ओर चला गया। अगला देखें, हियरिंग द नॉइज, यानी शोर सुन करके सी अवोक इमीडिएटली, वह तुरंत नींद से जाग गई। तो यहाँ जब पार्टिसिपल का प्रयोग खत्म हो रहा है वहां पे कॉमा लगाया जाता है बाकी के सेंटेंसेस को अलग दिखाने के लिए। 7 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं, नरेशन भी इनको कहा जाता है। इसमें पंक्चुएशन का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि यदि पंक्चुएशन नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग अलग दिखाया जाता है। ये जो है पहला हिस्सा जो है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जब खत्म होता है तो यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, और इसके बाद जो अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में हमेशा इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है, और जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो यहाँ फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं। ये इसको लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे ये कॉमा लगाया जा रहा है। शी सेड आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, उसने कहा मैं आपकी मदद करने में समर्थ नहीं होंगी। अगला देखिए, तो माय फादर ही सेड, उसने कहा इज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो यहाँ पे आप देखें रिपोर्टेड स्पीच को 2 टुकड़ों में लिखा गया, इन दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा और अलग अलग यहाँ पे पंक्चुएशन का प्रयोग करेंगे। जब पहला पार्ट खत्म हुआ तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा के इसको अलग कर दिया। इसके बाद फिर रिपोर्टिंग स्पीच जब खत्म हुआ तो यहाँ पे भी कॉमा लगाया गया। तो इस तरह से पूरे सेंटेंस को कहाँ पे कौन सा हिस्सा अलग है ये दिखाने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होगा फ्रेंड, मेरे पिता, उसने कहा, एक महान फिलोसोफर है। उसने कहा कि मेरे पिता एक महान फिलोसोफर है। 8 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो जब हम किसी सेंटेंस में यस और नो का प्रयोग करते हैं और उसके बाद बाकी के सेंटेंस को लिखते हैं, फ्रेंड ये यस और नो के बाद हमेशा हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यस आई एम रेडी टू गो, हाँ मैं जाने को तैयार हूँ। नो शी इज नॉट हियर, नहीं वह यहाँ नहीं है। 9 नंबर देखें फ्रेंड, तो जब उपाधियां लिखी जाती हैं किसी की या तिथि को वर्ड से अलग करने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखें तो एम ए एक उपाधि का नाम है और इसके बाद फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। जैसे किसी व्यक्ति के पास 2 डिग्री हैं तो पहली एम ए और दूसरी बीएससी, तो इन दोनों को अलग करने के लिए हमने बीच में कॉमा का प्रयोग किया है। ऐसे ही BA LLB, तो यहाँ आप देखें तो कॉमा लगाया इन दोनों उपाधियों को अलग अलग करने के लिए। इसी तरह से तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए, जैसे नवंबर 5 1976, 5 नवंबर 1976, तो यहाँ 5 नवंबर जो लिखा है ये तिथि है, इसको वर्ष से अलग करने के लिए इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। अगस्त 15 1947, यहाँ पे भी आप देखें तो 15 के बाद कॉमा लगाया गया। हम सेकंड नंबर फ्रेंड देखते हैं, तो सेमी कॉलन, ये इस तरह का निशान होता है, एक बिंदी और नीचे कॉमा, इसको सेमी कॉलन कहा जाता है। हिंदी में इसे अर्ध विराम भी कहते हैं। इसका प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए विराम, कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए विराम जब किया जाता है तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं इसका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। पहला देखें फ्रेंड, तो लंबे और स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही वॉज अ गुड ऑनरेबल मैन, ये एक सेंटेंस खत्म हो गया, यानी सेंटेंस का उपवाक्य जो क्लॉज होता है, ये यहाँ पे एक क्लॉज का एंड हो रहा है, यानी यहाँ पे हमको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए विराम देना है। ही वॉज अ गुड ऑनरेबल मैन एंड वी रेस्पेक्ट हिम, और हम उसका सम्मान करते हैं, वह एक अच्छा
ईमानदार व्यक्ति और हम उसका सम्मान करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड एक क्लॉज के ख़त्म होने के बाद सेमीकोलन लगाया गया है कि यहाँ पे पढ़ने वाले को थोड़ा ज़्यादा समय तक रुकना है। ही इज़ हियर देयर एंड एवरीवेयर, वह यहाँ वहाँ और हर जगह। और ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ज़्यादा रुकेंगे, इसके बाद बट वी कांट सी हिम, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक क्लॉज के ख़त्म होने के बाद हमने सेमीकोलन का प्रयोग किया है ताकि यहाँ पे पढ़ने वाला थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकेगा बजाय कोमा के। सेकंड नंबर देखें फ्रेंड, तो अनेक एक जैसे उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जब एक जैसे कई उपवाक्य होते हैं तो इन्हें अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड देखें, वी हैव लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मॉरलिटी, दैट इज आवर ट्रबल, दैट इज द डिसीज दैट विल डिस्ट्रॉय द नेशन। यहाँ आप देखिए तो एक क्लॉज खत्म हुआ, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, फिर दूसरा क्लॉज खत्म हुआ, उसके बाद हमने यहाँ सेमीकोलन लगाया, और उसके बाद थर्ड नंबर का क्लॉज लिखा है ताकि ये पता लगे पढ़ने वाले को कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकना है। हम अपनी नैतिकता के सारे अर्थ खो चुके, दैट इज आवर ट्रबल, जो हमारी समस्या है, दैट इज द डिसीज दैट विल डिस्ट्रॉय द नेशन, और वह एक बीमारी है जो राष्ट्र को खत्म कर देगी। थर्ड नंबर देखें फ्रेंड, तो ऐसे क्लॉज जो एल्स या देयर फोर से जुड़े होते हैं इन्हें अलग अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, वर्क हार्ड एल्स यू विल नेवर सक्सीड, यानी कठोर परिश्रम करिए अन्यथा आप कभी सफल नहीं होंगे। तो यहाँ वर्क हार्ड के बाद एल्स लिखा हुआ है, इस क्लॉज को हम पहले वाले क्लॉज से अलग करने के लिए यहाँ पे हमने सेमीकोलन का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, तो द चेयरमैन डिड नॉट कम, देयरफॉर द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, चेयरमैन नहीं आए इस कारण से मीटिंग को आगे टाल दिया गया। तो यहाँ पे देयरफॉर से जो क्लॉज शुरू हो रहा है इसके पहले हमने सेमीकोलन लगा करके दोनों क्लॉज को अलग अलग किया। थर्ड नंबर पे देखें फ्रेंड, तो कॉलन, इस तरह की दो बिंदियां रहती हैं एक के नीचे एक, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉलन। कॉलन को फ्रेंड्स अपूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पहला देखिए, दो स्वतंत्र विरोधी उपवाक्यों को अलग करने के लिए कॉलन का प्रयोग किया जाता है। दो स्वतंत्र विरोधी जो विरोध प्रकट करते हैं ऐसे उपवाक्यों को अलग करने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें फ्रेंड, तो मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, यानी व्यक्ति मनुष्य इच्छा व्यक्त करता है और भगवान उसे पूरा करता है। मनुष्य इच्छा व्यक्त करता है या मनुष्य समस्या खड़ी करता है और भगवान उसका निपटारा करता है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है। तो ये दोनों क्लॉज को हमने अलग करने के लिए यहाँ पे कॉलन का प्रयोग किया है। सेकंड नंबर देखें फ्रेंड, तो कोई उद्गरण को प्रारंभ करने के लिए कॉलन का प्रयोग किया जाता है। उद्गरण यानी जब किसी के द्वारा कही हुई बात को हम लिखते हैं तो उसे स्टार्ट करने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, सुभाष सेज बैड हैंडराइटिंग इज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। सुभाष कहते हैं कि खराब हैंडराइटिंग अपूर्ण शिक्षा का निशान होती है। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही हुई बात को जब हम लिख रहे हैं तो इसे शुरुआत करने के पहले यहाँ पे हमने कॉलन का प्रयोग किया है। द पोएट सेज, कवि कहता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किसी वस्तु की सुंदरता हमेशा का सुख होता है। थर्ड नंबर देखें फ्रेंड, तो कॉलन का प्रयोग किसी उदाहरण को देने या किसी सूची को देने के पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट।
यहाँ देखिए द टू मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर, यानी एक सेंटेंस के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। अब इसके बाद जो उदाहरण दे रहे हैं कौन से हिस्से होते हैं, तो द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। किसी सेंटेंस के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ इसको बताने के लिए यहाँ पे हमने इस कॉलन का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखें तो पेट्रियोटिज्म सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन, हार्ड एंड ऑनेस्ट वर्क, यानी देशभक्ति और निस्वार्थ देश की सेवा, कठोर परिश्रम और ईमानदारी। दीज आर द पिलर्स ऑन विच द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन रेस्ट। ये वो खम्भे जिन पर किसी राष्ट्र की समृद्धि निर्भर करती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो सूची बता रहे हैं किस किस चीज़ पर निर्भर करती है देश की समृद्धि, ये बताने के लिए हमने यहाँ पे कॉलन का प्रयोग किया है, यानी यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए रुकना है। फोर्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, तो घनिष्ठ संबंध वाले स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग दिखाने के लिए, ऐसे उपवाक्य जिनमें घनिष्ठ संबंध होता है उन्हें अलग अलग दिखाने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही समृद्धि है, स्वास्थ्य ही धन होता है। तो यहाँ आप देखें तो ये मिलते जुलते हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड बात यहाँ पे भी की जा रही है और हेल्थ के बारे में भी, यहाँ पे भी हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे भी हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है। इन दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए हमने यहाँ पे कॉलन का प्रयोग किया। अगला देखें, स्टडी टू एक्वायर गुड मैनर्स, यानी अच्छे संस्कार सीखने के लिए अध्ययन करिए। नो स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट, इसके अलावा कोई भी शिक्षा का महत्व नहीं है। तो दोनों ही जगह स्टडी यानी अध्ययन से संबंधित बात की जा रही है, तो इन्हें अलग अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बीच में कॉलन का प्रयोग किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड फुल स्टॉप। जब एक बिंदी का निशान लगाया जाता है, इंग्लिश में बिंदी का निशान लगाते हैं, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो यह दीर्घ विराम का द्योतक है, यानी यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रुकना होता है। यानी एक सेंटेंस जब वाक्य एक पूरा खत्म हो जाता है तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी यहाँ पे एक बात पूरी तरह से खत्म हो गई। इसका प्रयोग देखें फ्रेंड, तो फुल स्टॉप का प्रयोग असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है हमेशा। जैसे कि सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है, ये बात यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गई, तो इसलिए हमने लास्ट में ये बिंदी लगाई, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, वह ऑफिस के लिए निकल गया, यहाँ एक बात खत्म हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। इम्परेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कम हियर, यहाँ आओ, ये बात खत्म हो गई और यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया। सिट डाउन, बैठ जाइए, यहाँ पे भी इसके अंत में हमने फुल स्टॉप लगाया। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं शब्दों या नामों के संक्षिप्त रूपों के पहले। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका ये संक्षिप्त रूप है MA। तो संक्षिप्त रूप जब हम लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं और इसके बाद एक बिंदी लगाते हैं, जो बिंदी जो फुल स्टॉप का द्योतक होती है। तो हर कैपिटल लेटर के बाद एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसी तरह से BSc, तो यहाँ B के बाद एक फुल स्टॉप लगाया, और SC ये जुड़ा हुआ है तो S और C के बाद एक ही फुल स्टॉप लगाएंगे। MBBS, MD। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का निशान होता है, यह आपने हमेशा देखा होगा। तो इसको प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो फ्रेंड क्वेश्चन मार्क को हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इनका प्रयोग केवल प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो व्हेन विल यू रिटर्न होम, आप घर वापस कब आएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या है। हु ब्रोक दिस पॉट, किसने इस बर्तन को तोड़ा। तो क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव जो होते हैं
इनके अंत में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्रेंड इसमें ध्यान रखिए कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन होता है, इसमें हम कभी भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही आस्क्ड राजेश वेयर ही लिव्ड, उसने राजेश से पूछा वह कहाँ रहता था। तो यहाँ पे राजेश से उसने पूछा था, जबकि इस बात को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। शी आस्क्ड मदर वेदर शी कुड गो टू द ऑफिस, उसने माँ से पूछा कि क्या वह ऑफिस जा सकती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, एक्सक्लेमेटरी निशान जो होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इसमें एक डंडा और नीचे बिंदी रहती है, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है, इनका प्रयोग हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में करते हैं। ऐसे शब्द जो आश्चर्य के भाव को प्रकट करते हैं, इनके बाद भी हम हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो एलास शी इज डेड, एलास का मतलब होता है हाय, शी इज डेड वह मर गई, हाय वह मर गई, आश्चर्य का भाव दिखा रहे हैं यहाँ एलास से। हाउ ब्यूटिफुल द सिटी इट इज, कितना सुंदर शहर है यह आश्चर्य का भाव दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कितना सुंदर शहर है। सेकंड नंबर देखिए फ्रेंड, तो एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जब किसी को हम दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बद्दुआ देते हैं, यानी कि उसको जो है अभिशाप देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, इस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स इनके अंत में भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो लॉन्ग लिव द यंग प्रिंस, जैसे हिंदी में कहा जाता है महाराज की जय हो। महाराज की जय हो मतलब हम दुआ कर रहे हैं महाराज के लिए। इसी तरह से अंग्रेजी में इसको कहें तो लॉन्ग लिव द यंग प्रिंस, यानी नौजवान राजकुमार की जय हो। तो यहाँ आप देखें तो इसके अंत में हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया। इस तरह के सेंटेंस फ्रेंड्स मे से भी शुरू होते हैं। जैसे मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। यहाँ पे हम किसी व्यक्ति को आशीर्वाद या उसको दुआएं दे रहे हैं, तो यहाँ इसके अंत में भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग हमेशा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, डैश, एक नीचे आड़ी ऐसी रेखा रहती, इसको हम कहते हैं डैश। हिंदी में इसको पड़ी पाई कहा जाता है। डैश का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये देखते हैं फ्रेंड, किसी उद्गरण के लेखक या उसकी रचना का नाम बताने के लिए। जब कोई उद्गरण लिखा जाता है यानी किसी के द्वारा बात कही हुई बात को लिखते हैं और उसके बाद उसके लेखक का नाम लिखते हैं, तो लेखक के नाम के पहले हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, और ये बात जब खत्म हो गई तो फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया और इसके बाद लिखा है थॉमस हार्डी, यानी ये बात थॉमस हार्डी के द्वारा कही गई। तो इसके पहले हमने यहाँ पे एक आड़ी लाइन बनाई है, इसको कहते हैं डैश। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स सबलाइम। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे डैश लगाया गया और उसके बाद फिर इस राइटर का नाम लिखा है जिसने इस बात को कहा था। हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होगा कि महान लोगों की जिंदगियां हमको याद दिलाती हैं कि हम अपने जीवन को भी महान प्रतापी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो डैश का प्रयोग किसी विचार को दोहराने के लिए भी किया जाता है। जब किसी विचार को दोहराया जाता है, दोबारा से बोला जाता है, तो उस तरह के क्लॉज को अलग करने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, कदाचित दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। तो एक ही तरह की बात को हमने दोहराया है,
यहाँ पे इसलिए इसके पहले हमने दोनों क्लॉज के बीच में डैश का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो ही वॉक्ड वेरी क्विकली, वह बहुत तेजी से चला। परहैप्स टू क्विकली फॉर एन ओल्ड मैन, संभवतः कदाचित एक बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा तेज। तो यहाँ भी आप देखें तो एक जैसी बात को दोहराया जा रहा है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमने डैश का प्रयोग किया। देखिए फ्रेंड, तो थर्ड नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो किसी वाक्य के बीच में आए किसी फ्रेज को बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो वन डे वी ऑल वेंट आउट एंड माई डॉग अ फेथफुल एनिमल गार्डेड अवर हाउस। एक दिन हम सभी बाहर चले गए, एंड माई डॉग और मेरा कुत्ता। अब यहाँ आप देखें तो कुत्ता के बारे में एक अलग से फ्रेज जोड़ी जा रही है, अ फेथफुल एनिमल, मेरा कुत्ता जो कि एक फेथफुल एनिमल है यानी वफादार प्राणी है। गार्डेड अवर हाउस, ने हमारे घर की रक्षा की। तो ये जो फ्रेज अलग से लिखा जा रहा है सेंटेंस से अलग है, इसको अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों तरफ डैश का प्रयोग कर रहे हैं। फोर्थ नंबर देखिए फ्रेंड, तो किसी विचार में अचानक से परिवर्तन होने को दिखाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ यू हैड कम बट वाई थिंक ऑफ इट नाउ, यदि आप आ गए होते लेकिन अब इसके बारे में क्या सोचना। यानी ऐसी चीज जो होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, अब उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देखिए विचारों में जो अचानक से परिवर्तन आया इसको दिखाने के लिए यहाँ पे डैश लगाया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द टाइम इज वेरी शॉर्ट, यानी समय बहुत कम है। बट यू नो इट, लेकिन आपको पता है। तो यहाँ भी हमने बीच में जो है डैश का प्रयोग किया गया। फिफ्थ नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो एपोजिशन में प्रयुक्त शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया एंड चाइना, द टू ग्रेट पावर्स इन एशिया, मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर। भारत और चीन जो कि दो महान शक्तियां हैं एशिया की। यहाँ पे आप देखिए तो इंडिया और चाइना के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसे ही कहते हैं एपोजिशन। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, तो एपोजिशन के आगे और पीछे दोनों ही जगह हम डैश लगाएंगे। भारत और चीन एशिया की दो महान शक्तियां मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर, को आपस में निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। अगला देखें तो फ्रेंड, ऑल पीपुल रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, ओल्ड एंड यंग एडमायर्ड हिम। यानी सारे लोग, अब सारे लोग कौन कौन है ये बताया जा रहा है कि अमीर और गरीब, ऊंचे और नीच लोग, बूढ़े और नौजवान लोग। एडमायर्ड हिम, ने उसकी तारीफ की। तो यहाँ सेंटेंस इस तरह से कि ऑल पीपुल एडमायर्ड हिम, सभी लोगों ने उसकी तारीफ की। अब सभी लोग कौन है ये बताने के लिए हमने बीच में अलग से ये फ्रेज जोड़ा है, तो इनके आगे और पीछे दोनों जगह हम डैश लगा। 6 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो अनेक बातों को सारांश में प्रकट करने के लिए, जब कई बातों को हम संक्षेप में प्रकट करते हैं तो उसे बताने के लिए भी हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे हैप्पीनेस, सक्सेस, वेल्थ, खुशी, सफलता, धन संपत्ति, ऑल डिपेंड ऑन गुड हेल्थ, सभी अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर है। यानी खुशी, सफलता, धन संपत्ति और इस तरह की अनेक जो चीजें हैं ये सारी अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं। यहाँ पे आप देखें तो इसमें हमने दोनों को अलग अलग करने के लिए डैश का प्रयोग किया है। अगला देखें, बर्ड्स, फ्लावर्स, ट्रीज, पक्षी, फूल, पेड़ सभी हंसमुख मूड में नजर आ रहे थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो डैश का प्रयोग किसी बात पर जोर डालने के लिए भी किया जाता है। जैसे सी इज मॉडेस्ट, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, वह शालीन, अच्छी दिखने वाली, बुद्धिमान, लेकिन हॉट टेम्पर्ड है, लेकिन उग्र स्वभाव की है। तो यहाँ पे अपन जोर डाल रहे हैं कि वह शालीन है, देखने में अच्छी है, बुद्धिमान है, लेकिन उसका स्वभाव खराब है।
तो इस बात पर जोर डाला जा रहा है। इस बात को अलग दिखाने के लिए फ्रेंड इसके पहले हम डैश का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ही इज बोल्ड, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, वह निर्भीक, साहसी, ताकतवर, लेकिन जिद्दी है। 8 नंबर पे देखें फ्रेंड तो हाइफन। फ्रेंड देखने में हाइफन और डैश एक जैसे लगते हैं, लेकिन डैश की रेखा थोड़ी सी लंबी होती है और हाइफन की रेखा थोड़ी सी छोटी होती है। हाइफन जो है ये डैश से छोटी रेखा होती है और इसका प्रयोग हम देखते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं हाइफन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो संयुक्त शब्द जो होते हैं, कंपाउंड नाउन जो होते हैं, इनके बीच में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे फादर, इन लॉ, ये 3 शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाया, इसको हम कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों में बीच में हम जो है एक छोटी सी रेखा बनाते हैं, इसको हाइफन कहते हैं। तो जैसे फादर इन लॉ, गवर्नर जनरल, पासर बाय, मेड सर्वेंट, गुड फॉर नथिंग, ये सब देख सकते हैं आप। ये सारे जो हैं कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन है। इनके बीच में एक छोटी सी रेखा बनाई जाती जो डैश से थोड़ी छोटी होती, इसको हम कहते हैं हाइफन। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड कॉलन एंड डैश, यानी कॉलन और डैश को जोड़ करके लिखा जाता है। हिंदी में से प्रारंभिक चिन्ह कहते हैं। अब हम देखते हैं इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो पहला देखिए, किसी सूची को प्रारंभ करने के लिए जब हम किसी चीज की सूची को देते हैं तो उसको प्रारंभ करने से पहले हम कॉलन और डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, निम्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप अपने वाक्य में करिए। अभी निम्न प्रकार के जो शब्द हैं इनकी सूची देने से पहले हम यहाँ पे आप देखें तो एक कॉलन लगाया, उसके बाद डैश का प्रयोग किया है। तो ये सूची आप देखें तो हैप्पी, मॉस्क, कंफर्टेबल, बिगिन, ये एक सूची दे रहे हैं, उसके पहले हम यहाँ पे कॉलन और डैश का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए आई वांट दीज थिंग्स, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, और इन चीज़ों की जो लिस्ट दे रहे हैं इसके पहले हम कॉलन और डैश को मिला करके लिख रहे हैं। इसे हिंदी में प्रारंभिक चिन्ह कहते हैं फ्रेंड्स। तो आई वांट दीज थिंग्स, अ कप फुल ऑफ मिल्क, सम बिस्किट्स, अ टेबल लैम्प एंड अ बुक, मुझे निम्न वस्तुओं की आवश्यकता है, एक मग्गा भर के दूध, कुछ बिस्किट, एक टेबल लैम्प और एक किताब। ये सूची दे रहे हैं वस्तुओं की। तो इसे लिखने से पहले हम इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये इस तरह से जो लिखे जाते हैं, 2 कॉमा को उल्टाओ और यहाँ पे भी फिर 2 कॉमा से बंद कर दो। फ्रेंड्स इन्वर्टेड कॉमा का सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग होता है वो डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि ही सेड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, तो यहाँ पे ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच खत्म होने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया गया, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हैं इसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। उसने कहा मैं आपकी मदद करने में खुश होऊंगा। सुधा सेड टू मी आर यू सर्चिंग अ जॉब, सुधा ने मुझसे कहा क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। सेकंड नंबर देखें फ्रेंड, तो किसी कोटेशन को लिखने के लिए या किसी कोटेशन को रखने के लिए भी हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वतंत्रता और ताकत जिम्मेदारी को लाता है। ये बात कही गई सरदार पटेल के द्वारा, और इसको हम जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये बात कही थी तिलक के द्वारा। ये जो कोटेशन है फ्रेंड, इसको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो किसी वाक्य में जब किसी शब्द की ओर संकेत किया जाता है या उस पर जोर डाला जाता है तो उसको बताने के लिए भी हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे द वर्ड वेल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली, शब्द वेल को अनुचित रूप से या गलत तरीके से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ वेल शब्द को गलत तरीके से लिखा गया है। ये वेल शब्द को हाईलाइट कर रहे हैं या उस पर जोर डाल के बात कर रहे हैं।
या उसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं कि कौन सा शब्द गलत लिखा गया, वेल, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अगला देखिए, आई रीड द रामायण एवरी डे, मैं रामायण को रोज पढ़ता हूँ। तो यहाँ रामायण पे जोर डाल के बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। 11 नंबर देखें फ्रेंड, तो एपोस्ट्रॉफी, एक ऊपर की ओर कॉमा लगा होता है, इसे संबंध सूचक चिन्ह कहते हैं। एपोस्ट्रॉफी का सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो नाउन का पॉसेसिव केस बनाने के लिए किया जाता है, यानी जब हम नाउन को किसी दूसरे नाउन से संबंध जोड़ते हैं, जब हम नाउन में का, की, के को जोड़ते हैं, तो इसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के पिता, तो राम के पिता या राम का फादर से रिलेशन जोड़ रहे हैं, तो इसे बताने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। ये जो ऊपर की ओर कॉमा लगा है इसे एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। लॉयंस डेन, शेर की गुफा, डॉक्टर्स केबिन, डॉक्टरों का केबिन, तो नाउन का पॉसेसिव केस जब बनाते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखें फ्रेंड, तो जब किसी अक्षर का लोप कर दिया जाता है, यानी कोई अक्षर को हम हटा देते हैं शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, तो उसे दिखाने के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे डू और नॉट को जोड़ देते हैं तो ये डोंट हो जाता है, तो यहाँ डू और एन ओ टी, यहाँ ओ अक्षर गायब है, इस ओ अक्षर को गायब करके ये लोप किया जा रहा है, इसको बताने के लिए हम यहाँ पर जो है एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं। इसी तरह कैन नॉट को जोड़ करके कांट लिख देते हैं और यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। दे विल, यहाँ विल को WI पूरा हटा दिया और इसके बाद केवल 2 L लगा दिए, ये बताने के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाया गया। इस तरह से बहुत सारे शब्दों को हम जोड़ करके उनका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। डोंट गो देयर, यानी वहाँ मत जाइए। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। दे विल नॉट लाइक यू, दे विल नॉट लाइक यू, तो विल को हम दे और विल का WI हटा दिया, दे पढ़ेंगे अब इसको, या आप अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। दे विल नॉट लाइक यू, वे आपको पसंद नहीं करेंगे। 12 नंबर पे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स जो होते हैं, हिंदी में इनको कोष्टक कहा जाता है, इनका प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो जिन शब्दों या वाक्यांशों का मुख्य वाक्य से कोई संबंध ही नहीं होता, इन्हें अलग दिखाने के लिए हम कोष्टक या ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें फ्रेंड्स, यू वर एज द टीचर सेज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। यहाँ एक पूरा ये जो सेंटेंस है, यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, आप कल कक्षा से अनुपस्थित थे। अब बीच में यहाँ अपन कह रहे हैं एज द टीचर सेज, जैसा कि शिक्षक कहता है। इस जो क्लॉज है इसका बाकी के सेंटेंस से कोई संबंध नहीं है, तो इसे हम बिल्कुल अलग दिखाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे इस चीज को हमने ब्रैकेट्स में लिखा है। यू वर एज द टीचर सेज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, आप जैसा कि शिक्षक कहते हैं कल कक्षा से अनुपस्थित थे। माई ब्रदर द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज ओनली 10 years old। यहाँ आप देखें तो माई ब्रदर इज ओनली 10 years old, मेरा भाई केवल 10 साल का है। अब यहाँ पे हमने बॉय के बारे में, यानी उस लड़के के बारे में, मेरे भाई का जो कह रहे हैं यहाँ पे माई ब्रदर, इसके बारे में अलग से लिखा है द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, लड़का जो कॉर्नर में बैठा है। तो इस क्लॉज का बाकी के सेंटेंस से कोई भी संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा है। कैसे प्रयोग किया जाता है अब हम देखते हैं। कैपिटल लेटर्स को हमें कहाँ और कब लिखना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अधिकांश अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी ये सही तरीके से लिखना नहीं आता, वो कहीं भी कैपिटल लेटर लिख देते हैं और कहीं भी स्मॉल लेटर्स लिख देते हैं। फ्रेंड्स कैपिटल लेटर्स का सही तरीके से कहाँ पे प्रयोग करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। पहला तो फ्रेंड्स जब किसी सेंटेंस का हम स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को शुरुआत करते हैं, तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए।
जैसे कि सी हैज़ कम, वह आ चुकी है, तो यहाँ पहला अक्षर जो है ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ही शुड नॉट आस्क सिली क्वेश्चन, उसे मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। दूसरा देखें फ्रेंड, तो किसी कविता की प्रत्येक पंक्ति जो होती है, हर लाइन की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स से की जाती है। जैसे कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कंप्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। फ्रेंड्स आप यहाँ देखें तो हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है, ये केवल कविता में होता है। कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। थर्ड नंबर देखें फ्रेंड, तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कि ही सेड, उसने कहा, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर है। और दूसरा आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर है। तो दोनों को हम कैपिटल में लिखेंगे हमेशा। फादर सेड टू डॉटर, तो यहाँ देखिए एफ को हमने कैपिटल में लिखा है। विल यू नॉट गो टू स्कूल टुडे, तो यहाँ डब्लू को हमने कैपिटल में लिखा है। ये हमेशा पहला अक्षर जो है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा। फोर्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं और प्रॉपर नाउन से बने हुए प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इनका पहला अक्षर हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। जैसे कि अमेरिका, तो इसका ए कैपिटल है। जापान, तो जे कैपिटल है। इंडिया, तो आई कैपिटल है। इसी तरह से बाकी सबको हम पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे दिल्ली, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, तो देखिए राजेश खन्ना में आर कैपिटल भी आएगा और खन्ना जो लिखा है इसका के भी कैपिटल आएगा। अमिताभ बच्चन में ए यहाँ कैपिटल आएगा और बी भी कैपिटल ही आएगा। ऐसे ही इंडिया से इंडियन बन गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, तो इसका आई हमेशा कैपिटल होगा। इंग्लैंड से इंग्लिश बन जाता है तो ई कैपिटल होगा। ऐसे ही रसिया से रशियन बन जाता है, चाइना से चाइनीज बन जाता है। तो प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स के पहले अक्षर को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फिफ्थ नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो ईश्वर यानी गॉड, इनके लिए प्रयुक्त किसी भी शब्द का पहला अक्षर हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। इनके लिए चाहे किसी नाउन का प्रयोग किया जाए या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ देखिए जी को हमने कैपिटल में लिखा है। ओ लॉर्ड हेल्प अस, ओ लॉर्ड, देखिए एल को हमने यहाँ कैपिटल में लिखा है। हे भगवान हमारी मदद कीजिए। सिक्स नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो प्रोनाउन आई जो होता है और विस्मयादि बोधक ओ, इसे हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ रेस्ट नाउ, मैं अब आराम करना पसंद करूंगा। आई यहाँ पे प्रोनाउन है, आई को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। देखिए ओ काइंडेस्ट किंग, हे सबसे दयालु राजा। ओ गॉड, हे भगवान, तो ओ को हम विस्मयादि बोधक के रूप में लिखते हैं और इसे हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो वर्ष के महीनों, सप्ताह के दिनों, त्योहारों, जातियों, समाचार पत्रों, संस्थाओं, पदों, राजनीतिक दलों के नामों, इन सभी का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। वर्ष के जो महीनों के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सप्ताह के दिन होते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। त्योहारों के नाम होते हैं जैसे दिवाली, होली, ईद। जातियां जो होती हैं, समाचार पत्रों के नाम जो होते हैं, संस्थाओं के नाम, पदों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, इन सभी को का पहला अक्षर हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, शी विल रीच बेंगलोर ऑन जुलाई 10। अब इस सेंटेंस में आप फ्रेंड देखें तो इस सेंटेंस की शुरुआत का पहला अक्षर कैपिटल है। बेंगलोर,
प्रॉपर नाउन है, तो इसका बी हमने कैपिटल में लिखा है। इसी के बाद आप देखिए तो जुलाई, तो जे हमने कैपिटल में लिखा है क्योंकि वर्ष के जो महीने होते हैं इनको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो यहाँ आप 3 जगह आप देखेंगे तो हमने कैपिटल लेटर को लिखा है, एस कैपिटल है, बी कैपिटल है और जे कैपिटल है। द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे, परीक्षाएं मंडे से शुरू होंगी। तो यहाँ देखिए पहला अक्षर द टी कैपिटल लिखा है और एम कैपिटल लिखा है क्योंकि ये दिन का नाम है, सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं। द दिवाली ऑफ लास्ट ईयर वाज अमेजिंग, तो देखिए टी कैपिटल लिखा है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है, एक सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। दिवाली एक त्यौहार का नाम है, इसलिए यहाँ पे हमने डी को कैपिटल में लिखा। द हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, देखिए टी कैपिटल लिखा है और हिंदूज ये जाति बता रहे हैं, तो इसलिए इसका एच हमने कैपिटल में लिखा। ही रीड्स द दैनिक भास्कर, वह दैनिक भास्कर पढ़ता है। दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो देखिए 2 भाग हैं इसके, एक दैनिक और एक भास्कर, तो दोनों के पहले अक्षर को हम कैपिटल में लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शी वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द बीजेपी, वह एक प्रमुख नेता है बीजेपी की। तो पार्टी का नाम, राजनीतिक दलों के नाम जो है वो चाहे संक्षिप्त रूप में हो या पूरे रूप में हो, इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। द दिल्ली कॉलेज इज अ फेमस इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आप देखें तो डी हमने कैपिटल लिखा और टी को कैपिटल लिखा। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस पार्लियामेंट टुडे, प्रधानमंत्री आज संसद को संबोधित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टी क्योंकि पहला अक्षर है इसलिए इसको कैपिटल में लिखा है। प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पी और एम इन दोनों को ही हमने कैपिटल में लिखा है क्योंकि ये किसी महत्वपूर्ण पद के नाम है। तो महत्वपूर्ण पदों के जो नाम होते हैं इनको हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। 8वें नंबर पे देखें फ्रेंड, तो उपाधियां जो होती हैं, उपाधियों के नाम और संक्षिप्त नाम, एब्रीविएशंस होते हैं, इनको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, इसका शॉर्ट फॉर्म, तो इसको M कैपिटल लेटर उसके बाद फुल स्टॉप, D कैपिटल लेटर उसके बाद फुल स्टॉप। MS मास्टर ऑफ सर्जरी, तो M कैपिटल है, S कैपिटल है और इन दोनों के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह से BSc बैचलर ऑफ साइंस, D लिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। किसी व्यक्ति का नाम जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए हमेशा। जैसे VS राठौर, तो V कैपिटल आएगा फिर फुल स्टॉप, S कैपिटल फिर फुल स्टॉप और बाकी का जो नाम है इसका भी पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा। KC गुप्ता, तो देखिए K कैपिटल, C कैपिटल और G भी कैपिटल आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये पंक्चुएशन को पूरे विस्तार में देखा कि सभी विराम चिन्हों को कहाँ और कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स का कहाँ और कैसे लिखना चाहिए, सही उसका सही प्रयोग क्या होता है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है फ्रेंड्स कि ज़्यादातर लोग इसके प्रयोग में लापरवाही बरतते हैं और ये कभी कभी एक मजाक का विषय बन जाता है। किसी ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ पे आपको रिटन एग्ज़ाम होना है, यानी आपको लिखना है वहाँ जाकर, कोई एजे लिखना है या कोई पैराग्राफ लिखना है, प्रेसी लिखना है, उसमें यदि आप पंक्चुएशन की गलती करते हैं तो आपके नंबर निश्चित रूप से कटते हैं और आप उतने नंबर नहीं ला पाते हैं जो आप लाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने पूरा पैसेज सही लिखा हो लेकिन फिर भी आपके नंबर कट जाएंगे पंक्चुएशन की वजह से, क्योंकि पंक्चुएशन को रिटन एग्जाम में हमेशा बहुत गौर से देखा जाता है। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगा और आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको पहले के सारे वीडियो भी पसंद आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और आप भी इन वीडियोस को कई बार देखिए ताकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। For detailed study, you can contact to our coaching center. The address and phone number of coaching center you can see on your screen. Please send your queries, tell your friends, watch videos again and again. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।